क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच स्टेटेड बिलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें भी सब कुछ लिख रखा है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, उसकी इनइक्वलिटीज दे रखी हैं। और अब क्या है ना कि अभी तक क्या था कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका मैक्स वैल्यू क्या होगा। लेकिन इस बार क्या है ना कि नेचर ऑफ रीजन पूछा है, मतलब जो सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा होगा। मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या जो रीजन आप वो होंगे रीजन जो मिले कॉमन रीजन वो बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसको देखेंगे। तो सॉल्व इसी तरीके से करना है एंड फाइनली कंक्लूड करना है कि क्या होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बस कुछ है नहीं खास इतना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम भी हो गया है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, वो इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे ना तब फिर समझ में आएगा, लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू हाउ मच थ्राइस ऑफ x1 प्लस 5 टाइम्स x2, ये मैक्सिमाइज करना है। और जो आपके पास सब्जेक्ट टू मतलब जो कंडीशंस हैं, subject to twice of x1 plus x2 is smaller or equal than 8, और दूसरी कंडीशन है 6 टाइम्स x1 plus 8 टाइम्स x2 is smaller or equal than 30। ये क्लियर हुआ। 2 टाइम्स x1 plus x2 is less than or equal to 8, 6 टाइम्स x1 plus 8 x2 is smaller than 30, एंड अगली नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स हैं x1 x2 बोथ ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा। तो अभी उस पर नहीं आते, अभी इसको सॉल्व करते हैं जिस तरीके से प्रीवियस दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमाइज कीजिए z इक्वल टू थ्राइस ऑफ x1 प्लस 5 टाइम्स x2, गिवन कंडीशंस क्या है 2x1 प्लस x2 इज स्मॉलर और इक्वल देन 8, 6x1 प्लस 8x2 इज स्मॉलर और इक्वल देन 30। तो एक बार आप लोग सॉल्व करिए मींस इन दोनों को ड्रॉ करिए, कॉमन रीजन फाइंड आउट कीजिए और देखिए क्या कोई बाउंडेड रीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, या फिर कोई पॉइंट मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो थोड़ा सा आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। हम तो सॉल्व करेंगे आपके साथ, उससे पहले एक ट्राई आप भी दीजिए, एक कोशिश करो आप भी। दोनों लाइन को ड्रॉ करके देखो एक ग्राफ में और उसका कॉमन रीजन लोकेट करने की कोशिश करो, फिर बाकी अपन देखते हैं। करो। हाँ, करिए, बिल्कुल बिल्कुल करो। वो करोगे तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, ये कॉमन मिल रहा, क्या दिक्कत हो रहा है ऐसे? क्वेश्चन लिख दिया ना, सब क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा क्या? वो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया ना पूरा, उसी क्वेश्चन को जो यहाँ नहीं दिख रहा है उसको अच्छे से यहाँ लिख दिया। अब इधर उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे, ज्यादा सही रहेगा ना। बार बार एक स्लाइड में क्वेश्चन लिखा फिर अगले स्लाइड में उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सही है, क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे उसी के बगल में उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन रहेगा। ऐसे तुम बार बार पीछे आगे पीछे करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन देखा फिर, ऐसे सही है ना। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है चलो ऑप्शन ही लिख देते हैं, ये बोलो। तो ऑप्शन ये है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। तो वो बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो वो भी लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ऑप्शन सी बोलता है कि जो नेचर है वो यूनिक है। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद जो डी ऑप्शन बोलता है वो इनफीजिबल सॉल्यूशन, मतलब कोई रीजन ही फीजिबल नहीं है। लो ऑप्शन भी लिख दिया, अभी कोई दिक्कत? अब देखो, अब करो। ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, लिख दिया, करो, ट्राई करो, फिर करते हैं। करिए करिए अपने से, फिर बताइए कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद अपन ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी, चलो ठीक है, और लोग भी कर लो, कर लो कर लो, टाइम है, फिर करते हैं। डी, ठीक है, करिए करिए। ठीक है, बताते हैं, ट्राई तो करो, बताते हैं क्या है इसका मतलब। सी ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एफर्ट मारिए आप भी। यहाँ तो डिस्कस होगा ही, आप करोगे तो आंसर तक पहुंचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। हम तो सॉल्व करेंगे। बताते हैं, आगे बढ़ो। यदि आ रहा होगा तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे, यदि यही आंसर हो, क्या दिक्कत? नेचर बताना है, बताते हैं ना कैसे डिसाइड करते हैं, पहले सॉल्व तो करो। वो जो रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन, उसको लोकेट करो, और जो कॉर्नर पॉइंट से करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जेड निकालो। बाकी करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो निकालेंगे। वो बताते हैं कैसे डिसाइड करते हैं, इसीलिए ना अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन ले लिया। एक ये ले लिया, इसके पहले 2 क्वेश्चन इजी कर लिया, अब एक वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है, उस पर देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका रीजन, कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो, उसको सॉल्व, ग्राफ बनाओ, उसमें देखो, उसके बाद करते हैं। जल्दी से जितने और लोग कर सकते हो करो, फटाक, तुरंत तुरंत करिए करिए। हो गया क्या? यूनिक सोल्यूशन, चलिए बढ़िया है, और लोग भी कर लो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इधर देखना होगा ना, उधर। इसलिए अभी आप कर लो, टाइम है, 2-3 मिनट और ले लो, करो, सॉल्व करो। कौन सा ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? वेदर यूनिक, अनबाउंडेड, फिजिबल, इनफिजिबल, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए करिए। यूनिक, बढ़िया बढ़िया, और करो, और करो। करें क्या, स्टार्ट करें? हो गया सभी से, स्टार्ट करें, ऑप्शन सी, बढ़िया बढ़िया। और बच्चे स्टार्ट करें क्या, बोलो, रिस्पॉन्स दो, हाँ ना, या अभी और लोग भी कर रहे हो? जल्दी जल्दी फटाक से तुरंत बताओ, जल्दी सॉल्व करो, गेट में टाइम कम रहता है सॉल्व करने के लिए। करें, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एफर्ट डाल लिया सभी ने, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जेड, मतलब जेड को मैक्सिमाइज कीजिए, जिसकी जो फंक्शनल वैल्यू 3x1 + 5x2 है, और जो कंडीशंस दे रखी है 2x1 + x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8, अगली कंडीशन दे रखी है 6 टाइम्स x1 + 8 टाइम्स x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30, x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बोल क्या रखा है कि आप इसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन को कंक्लूड कीजिए, बताइए क्या है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज, पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट। दूसरा अनबाउंडेड, मतलब जब आप कॉमन रीजन फाइंड आउट करोगे तो रीजन तो मिलेगा वो, पर वो बाउंडेड नहीं होगा, एक वो कर सकते हो। इसके अलावा सी ऑप्शन है यूनिक। यूनिक मतलब जैसे अभी 1-2 ऑप्शन में किया ना, 1-2 क्वेश्चन में, उसमें एक ही कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्यूशन मिल रहा था, वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। चौथा क्या, इनफीजिबल, मतलब कोई कॉमन रीजन ही नहीं मिल रहा। तो डी ऑप्शन का मतलब हुआ कि इनफीजिबल, मतलब कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है आपको, कोई कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, उसको बोलते हैं इनफीजिबल। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि आपको फिजिबल रीजन मिला, उस पर कॉर्नर पॉइंट मिले आपको, मान लो एन नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट मिले, उस पर आपको एक ही कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 2-3 मल्टीपल कॉर्नर पॉइंट पे आपको सेम
सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, वहां पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो यूनिक हो गया। अनबाउंड का क्या मतलब हुआ कि आपने फिजिबल रीजन तो निकाला लेकिन वो बाउंडेड नहीं है, मतलब ओपन है किसी न किसी एक तरफ से, क्लोज कर्व नहीं बन रहा है, तो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड। और एक और ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ ना कि देयर आर न्यूमरस सॉल्यूशंस, मतलब इसका क्या हुआ कि एक दो तीन नहीं, मतलब कंटिन्यूस आपको सॉल्यूशन मिलते ही जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सॉल्यूशन, उस तरीके से। तो जो कॉमन केस जनरली यूनिक सॉल्यूशंस वाले केस ही कॉमन होते हैं, ये सब भी आते हैं, वो इसीलिए पूछ रखा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और कंक्लूड कीजिए। डी इनफिजिबल, अच्छा मतलब कोई रीजन ही नहीं फिजिबल मिला, चलो बढ़िया है, थोड़ा ग्राफ गलत बनाया होगा आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा है, 2x1 प्लस x2। देखो थोड़ा क्या है यहाँ पे ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, थोड़ा सा और सिंपल दिखेगा, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स x2 शुड बी स्मॉलर इक्वल देन 15, ये यहाँ पे मिल जाएगा ये चीज, और वो हो जाएगी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4x2 स्मॉलर इक्वल देन 15। अब पहला जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सबसे पहला काम है, वो ग्राफ में कहा मीट करेंगे वो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन है ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू हाउ मच, 8। अगली इनइक्वालिटी क्या है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स x2 इक्वलिटी के टर्म में ले रहे हैं, थ्राइस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम्स x2 इक्वल टू 15। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक तरीका है कि आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, x2 को x1 के टर्म में लिखो, यहाँ पे डाल दो, सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा, सिंपल इक्वेशन x1 निकालो, फिर वापस जो x2 को x1 के टर्म में लिखा वहां से x2 मिल जाएगा। लेकिन और टाइम बचाने के लिए और क्या करते हैं ना, कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं, इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों सेम हो जाएगा, x2 हट जाएगा, x1 सीधे आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 4 टू और माइनस कर दिया, 4 टू 8 माइनस 3 5 टाइम्स x1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स ये 4 टाइम्स 4 8 जा कितना हुआ 32 माइनस 15 कितना हुआ 17, यानी 17/5, ये आ गया आपका x1। और x2 निकालना है तो यहाँ डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल टू पहली वाली इक्वेशन में तो 8 टाइम्स और 2 टाइम्स है ना 34/5, तो 8 5 जा 40 माइनस 34 6/5 दैट इक्वल्स टू x1, ये आ गया आपका x1, ये x1 आ गया, x2 ये x1 है, सॉरी ये x2 हो जाएगा ना, यहाँ से क्या मिला था हमें, x1 मिला था एक्चुअली, तो पहली वाली इक्वेशन में डालेंगे तो x1 मिला हुआ है, तो x2 हमें निकालना है ना, तो x2 इक्वल टू 8 माइनस ट्वाइस ऑफ x1 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 मतलब 34/5, 8 5 जा 40 माइनस 34 से 6/5, x2 आ गया आपका 6/5। ये क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो 6/5 एंड 17/5 आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये सब समझ में आया ना, इसको अलग से लिख लेते हैं पॉइंट में, सिंपल सा कि क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है लिख लो यहाँ पे 17/5 कॉमा जो दूसरा पॉइंट है 6/5, ये हो गया तुम्हारा 6/5। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है जब आप इन दो लाइन को सॉल्व करोगे। अब ग्राफ बनाते हैं, सिंपल सा ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं x1 और y एक्सिस पे ले लेते हैं सिंपली x2 और थोड़ा सा 0 3, हाँ ऐसे लेते हैं, ये हो गया 2 4 6 8, ये हो गया 10, 2 4 6 8, ये हो गया 10, 2 4 6 8 10, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसको ड्रॉ करते हैं, 2x1 प्लस x2 इज स्मॉलर आर इक्वल देन 8। इसके लिए करेंगे क्या कि 0 रखो x1 को,
तो x1 को 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x2 8 मिल जाएगा, यानी x2 8 और x1 0, 0,8 पहला पॉइंट यहाँ पे मिल गया। दूसरा क्या है कि x1 को 0 रख लिया ना, अब x2 को 0 रखोगे तो x1 4 मिल जाएगा। यहाँ से ये इस लाइन को ड्रॉ करो सिंपली, ये तुम्हारी लाइन को है पहली वाली, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ये लाइन समझ में आई कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं भाई, लिखो, आसान लग रहा है, डेसिमल लिखने में मजा आ रहा है, लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है हमने इसको और सिंप्लीफाई क्यों करें, कर सकते हो, और डिवाइड कर लो, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कहा लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हुई क्या? क्या नहीं समझ में आया? लाइन में प्रॉब्लम हुआ कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में दिक्कत क्या है वो तो बताओ, ये सब बताना पड़ेगा फिर से, कहाँ पे फंस गया? ये लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हुआ या इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना बन गया होगा? हाँ हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है क्या? सिंप्लीफाई करके करो, हाँ उसमें तुमको अच्छा आ रहा है तो करो, ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली जैसा लिखा है वैसे भी कर सकते हो, या फिर हाँ चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना उतना लोड कम रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में आपका मोटिव क्या है, गेट में क्वेश्चन बनने चाहिए ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से जाओ ना, लोड भी कम रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जा रहे हो, लास्ट में तुम आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया, अच्छा क्यों नहीं आया, चलो। तो ये पहली इक्वेशन हमने लिखी है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन लिखी 6x1 प्लस 8x2, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमने लिखा था 2 3 जा 3 टाइम्स और x1 प्लस 4 टाइम्स x2 इक्वल टू 15। इसको क्या किया, एलिमिनेट करने की कोशिश की, एलिमिनेट करने के लिए क्या किया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो x2 x2 वाला कट गया, तो बचा 4 2 जा 6 माइनस 3, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3, यहाँ 5x1 आ गया, 4 8 जा 32 माइनस 15 17, x1 17/5 आया, इस x1 को जाके हमने पहली इक्वेशन में डाल दिया, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x2 आ गया 6/5, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया दोनों लाइन का। इसमें कोई प्रॉब्लम या अभी भी दिक्कत है? अभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया क्या? अभी भी कोई दिक्कत है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया? इजी सा है, दोनों को एलिमिनेट कर लो, या फिर सब्स्टिट्यूट करने में मजा आ रहा है तो उस तरीके से कर लो, सब्स्टिट्यूट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, उस तरीके से देख सकते हो। नहीं हुआ, क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है, तो वही बोल दिया करो यार जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये निकल गया ना, अब ये पहली लाइन हमें ड्रॉ की, लाइन समझ में आई, यहाँ x1 को 0 रखोगे तो x2 8 मिलेगा, 0,8 एक पॉइंट था, इसको लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, इसको बोलेंगे 0,8, और जब हमने यहाँ पे x2 को x1 4 रखा तो x2 0 हो गया, तो इस पॉइंट को आप बोलोगे 4,0, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा आई थिंक, चलो ठीक है। 3 का इंटू कर दे, हाँ 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 कर सकते हो, कर सकते हो, उससे क्या होगा ना कि x1 हट जाएगा, पहले x2 मिल जाएगा, लेकिन वैल्यू इतनी मिलेगी, हमने पहले x2 को एलिमिनेट किया तो x1 को एलिमिनेट कर लो। हाँ ऐसा थोड़ी कि एक सिंपल तरीके से, जिस भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करो, x1 को पहले एलिमिनेट कर लो, x2 बाद x2 निकाल लो पहले, फिर x1, या x1 पहले फिर x2, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाली इक्वेशन देखते हैं, 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 15, ये आपके पास लाइन है, तो इस लाइन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया हमने, x2 को 0 रखा तो x1 5 आया, मतलब यहाँ कहीं ये है एक लाइन। अब क्या किया, अगली बार x1 को 0 रखा तो x2 15/4 आया, 4 से कम, 15/4 यहाँ कहीं, तो इसको हमने बोल दिया 15/4, 0, ये पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हुआ था, 3 5 जा, ये 5,0, ये वाला पॉइंट है नीचे वाला। अब इन दोनों को आपस को मैच करना है, ये दूसरी लाइन हो गई, दूसरी लाइन समझ में आई, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, क्या है 3x1 प्लस 4x2, इस लाइन की इक्वेशन है 3x1 प्लस 4x2 एंड इक्वल्स टू हाउ मच, 15, इक्वल टू 15। दूसरी लाइन समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? दूसरी लाइन क्लियर हुई?
एक बार बताना तो हाँ या ना, दूसरी लाइन कैसे हमने ड्रॉ करी है। वही है, 0 रखा, x1 को x2 की वैल्यू निकाल ली, मतलब कुछ भी आप पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप निकाल लो। हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 0 लेके चलते हैं, एक को और दूसरे को, दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं, दो सिंपलेस्ट पॉइंट मिल रहे हैं, तो क्यों इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ना इतना। और जो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट ग्राफ में भी ठीक ही दिख रहा है, 17/5 मतलब 3 से 4 से थोड़ा सा छोटा। तो इस पॉइंट को भी यहाँ लिख लो, कितना होगा ये 17/5 एंड 6/5, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया 17/5 कॉमा 6/5, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर हुआ? और लोग भी, कि किसी को डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है क्या? अच्छा डाउट है क्या? क्या डाउट है बताओ। तो ये हुआ। अब इसके बाद अब अपना अगला टास्क क्या होता है, कॉमन रीजन पहचानना। तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, इसके अब ये जैसे ये पहली लाइन हो गई आपके पास 2x1 + x2 = 8, तो ये पता करना है कि इसका जो रीजन होगा वो लेफ्ट वर्ड होगा या राइट वर्ड्स होगा। तो रीजन पता करने के लिए यहाँ 0 0 डालो, कि ये रीजन इधर आ रहा है कि नहीं, इसको 0 बोल देते हैं। तो 0 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड इसके रीजन है, तो पहले इसको मार्क कर लेते हैं। और ये तो पता ही है कि नॉन नेगेटिव है, तो x1 x2 दोनों पड़े होंगे 0 से, तो ये पहला रीजन हो गया। इसके बाद जो दूसरी लाइन है उसके लिए ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी 0 0 डालो, सेटिस्फाई कर जा रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसको दूसरे कलर से शो करते हैं। इसके लिए कलर ये रख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है 3x1 + 4x2 = 15, इसके भी लेफ्ट में रीजन आएगा इसका, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, एक आपका रेड रीजन है और एक क्या बोलते हैं ये वाला, जो ये ग्रीनिश रीजन है, ये दो रीजन हुआ। तो क्लियर है कि नहीं, ये दो रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताना तो, ये दोनों रीजन हमने कैसे फाइंड आउट किए, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताना तो, एक बार क्लियर करो, समझ में आया, दोनों रीजन समझ में आया? ठीक है बढ़िया, और क्लियर, अरे बढ़िया, चलो ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कॉमन रीजन कैसे पता करेंगे? कॉमन रीजन के लिए क्या है, ऐसा रीजन बताओ जहां पे रेड भी हो और क्या बोलते हैं ये ग्रीन भी हो, रेड भी उसमें शेडेड हो और ये वाला रीजन भी हो, ग्रीन भी है। तो ध्यान से देखोगे तो उसको हम वो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ये वाला रीजन है, ध्यान से देखो, ये भी है और ये वाला रीजन भी है, ध्यान देखो कौन सा हो सकता है इसके अंदर, यानी इधर वाला और इधर वाला। इसका मतलब है ये जो रीजन हम ये पर्पल कलर से वो कर रहे हैं, डिमार्केट कर रहे हैं, वही वाला रीजन है। हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी है, ध्यान से देखिए रीजन, ये जो हमने पर्पल कलर से वो किया ना, मार्क किया है चारों तरफ, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, देखो इसके नीचे वाला रीजन, तो यहाँ ये पूरा हो गया, और इधर इसके अंदर वाला, तो ये रीजन है, दोनों में कॉमन है। तो ये समझ में आया कि नहीं? क्या एक बार और, वो कॉमन रीजन कैसे निकाला वो, या कोई और कुछ और? कॉमन रीजन की यदि बात करें तो पहले क्या है कि रेड कलर वाला रीजन जो कि पहली लाइन के लिए है, तो ये हमने पता कर लिया 0 0 रख के कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड है। सिमिलरली इस लाइन के लिए भी लेफ्ट साइड आ रहा है, तो कॉमन रीजन कौन सा है, जहां रेड भी और ग्रीनिश भी है, ग्रीन कलर भी है, ये वाला कॉमन रीजन जो कि इसके अंदर है, जो पर्पल कलर का हमने लाइन खींच रखा है, इसके अंदर है कॉमन रीजन। अब यहाँ पे क्या करो, इसकी भी जरूरत नहीं है, अब सिंपली क्या करो, यहाँ पे लिखो कॉर्नर पॉइंट और उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया ना कि ये जो रीजन है वो बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक मतलब क्लोज कर्व के अंदर आ रहा, मतलब बाउंडेड है, चार बाउंड्रीज के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि अनबाउंडेड है, एक या दो ओर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब अनबाउंडेड सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। इसके बाद इनफिजिबल, इनफिजिबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन आपको मिला है, ऐसा तो है नहीं कोई रीजन नहीं है, इनफिजिबल भी गलत हो गया। इनफाइनाइट भी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे चार कॉर्नर पॉइंट है, तो चार ही कॉर्नर पॉइंट में एक सोल्यूशन मिलेगा ना, ऐसा नहीं है कि चार के अलावा कोई पॉइंट आ जाएगा, तो ये भी गलत हुआ।
तो फिर सही क्या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर पॉइंट निकाल के वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, पर निकाल के देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जेड दिया है थ्राइस ऑफ x1 प्लस 5 टाइम्स x2, तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हो गया तुम्हारा जेड। कितना दिया है, थ्राइस ऑफ x1 प्लस 5 टाइम्स x2, थ्राइस ऑफ x1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x2। और पहला 0 0 है कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये कौन सा पॉइंट था, 4,0 था। इसके अलावा ये 17/5 एंड 6/5 था, और एक और पॉइंट था 0,4 था। यहाँ वैल्यू निकालो, 0 0 पे तो 0 हो जाना है, 4,0 पे 12 हो जाना है, 3 4 12 0 है, और 0,4 पे देखें तो 20 हो जाना है। 17/5 पे निकालोगे तो 51/5 प्लस 6, प्लस, हाँ ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ मिस्टेक है। ये पॉइंट है एक्चुअली 4 नहीं है, नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ लिखा भी है 50 है। सही सही, ये मिस्टेक हुआ, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना। ये जो पॉइंट है यहाँ कहीं 2 है, ये जो पॉइंट है वो 0, क्या था, 15/4 था क्या, हाँ आई थिंक 15/4 ही था। इस लाइन पे रख के देखो ना, वो हाँ 0,15/4 है, यहाँ पे इसको यहाँ पे सुधार लो, 0,15/4 कर लो, ठीक है। हाँ वही यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 5 इंटू 15/4 करो कितना आ जाएगा, 75/4 ये है, और ये कितना आ जाएगा 81/6, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, और ये सॉल्व करो कितना आएगा, उससे करस्पॉन्डिंग एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, कितने कितने वैल्यू आ रही है, 18.75, ठीक है करते हैं, हम भी करते हैं, करिए करिए, बढ़िया है, करिए करिए। ये तुम्हारा 81/6 कितना होगा, 81/6 हो गया, ये 13.5 मिलता है, ये कैसे हो रहा है, और 0,15/4 करोगे तो तुमको मिल जाएगा 75/4, ये हो जाएगा 18.75। तो ये तुम्हारा मैक्स है, तो ये तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट हो गया, जैसे करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम वैल्यू, इन सभी मैक्स यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिक सोल्यूशन मिला, और यूनिक सोल्यूशन क्या है, 0,15/4, जिससे करस्पॉन्डिंग जेड मैक्सिमम होगा। तो सही आंसर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। वैसे निकालते नहीं तो भी आप एलिमिनेट करके भी ये सीधा कर सकते थे, ठीक है। कैसे स्लाइड, कैसे मतलब पहचानेंगे कैसे, मतलब चलो ठीक है, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ये वाला हुआ क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया हो तो फिर उसको देखते हैं, उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कॉमन पॉइंट एंड मैक्स। कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन को सॉल्व करना था ना। तो पहली लाइन थी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, और जो दूसरी लाइन थी तुम लोगों के पास वो क्या थी, 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 15, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, x2 एलिमिनेट करने के लिए फोर्स मल्टीप्लाई किया, इसको फिर घटा दिया, तो वहां से x1 और x2 मिल गया। इस x1 x2 जो कि इन दोनों कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या रीजन आ गया, लेफ्ट साइड, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड रीजन आ गया। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये पर्पल कलर के अंदर वाला रीजन है, क्योंकि ये बाउंडेड है, फिजिबल भी है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी नहीं है, तो सीधा आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी इसको निकाल सकते थे। या फिर जितने भी कॉर्नर पॉइंट है, जैसे 0 0 है, फिर ये 4,0 है, फिर ये 17/5, 6/5 है, और ये 0,15/4, इसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो, एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, एक ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो तुम्हारा मैक्स हो जाएगा ये। और कुछ 16.2 आ रहा है, ये कहाँ लिखा है भाई, 16.2 आ रहा है,
कौन किस कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, कैसे सॉल्व किए भाई? 16.2 कैसे आ रहा है बताना तो, तुम्हारा आ रहा है या फिर कहाँ? एक्चुअली इसमें मैक्स निकालना नहीं है, इसमें केवल नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मैक्स ही नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन के लिए कि एक ही आ रहा है कि नहीं, चार में भी तो एक से ज्यादा पॉइंट तो नहीं आ रहे, तो एक ही पॉइंट पे आ रहा है। ये तुम्हारा आ रहा होगा, देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? 0.54 नहीं समझ में आया? अच्छा, क्यों नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो कैसे आता है। ये लाइन जब तुम्हें ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट चाहिए, चाहिए कि नहीं 2 पॉइंट? तो हमने क्या किया कि सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 पॉइंट क्या किया हमने, इस वाली लाइन पे x1 को 0 रखोगे तो x2 कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो। 30/8, 30/2 कैसे सॉल्व करें? 15 या 15/4 यानी 15/4, तो पहला पॉइंट मिल गया 15/4 मिल गया, और दूसरे पॉइंट के लिए x2 को हमने 0 किया तो x1 में 5 मिल गया, तो अगला पॉइंट ये मिल गया। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन, मतलब ये 0,15/4 इस लाइन पे आ गया, और ये 5,0 आ गया। तो चूंकि ये फीजिबल रीजन के अंदर आ रहा है इसलिए कॉर्नर पॉइंट बन गया, और क्या? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ तो देख लो एक बार कॉर्नर पॉइंट फिर से। क्या है ना कि जो कॉमन रीजन है, उस कॉमन रीजन को जो जो कॉर्नर सराउंड कर रहे हैं उसी को हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वाले स्लाइड में जाने से पहले आगे जाते हैं। आगे क्वेश्चन ही है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पहले वो जो पूछ रहे थे कि कैसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, वो चेक करते हैं, वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसको तब से साइड में किया जाए। तो अभी उस क्वेश्चन पे नहीं जाना है आपको, उस क्वेश्चन में मत जाइए, अभी उसको देखते हैं। आंसर आ रहा है कहाँ है भाई 16.2, मतलब कैसे क्या सॉल्व किए हो? चलो देख लेंगे, उसमें एक्चुअली एक्चुअल आंसर नहीं निकालना था क्या है जेड मैक्स, वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना था, पर फिर भी देख लीजिएगा। आना तो चाहिए 18.75 उसको सॉल्व करने पे। 0,15/4 पे मैक्स आ रहा, एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बाद में देख लेंगे। क्लियर? हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अलग अलग सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो ऐसा कुछ है, जब पहला केस क्या है, जब सॉल्यूशन क्या है, बाउंडेड है, मतलब फिजिबल रीजन मिल रहा है तुमको। तो जस्ट हाइपोथेटिकल कुछ भी नॉर्मल एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करते हैं। पहला केसेस है, तो केस वन में क्या हो गया आपका, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बाउंडेड है। तो यहां लिख लीजिए बाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमने, एक ऐसा कोई ग्राफ है और एक ऐसा कोई ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। लाइन की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रीजन समझाने चाह रहे हैं। जब आप रीजन लोकेट करोगे तो कैसे आप कंक्लूड करोगे बाउंडेड सॉल्यूशन है, अनबाउंडेड है, मल्टीपल है, सिंगल है। तो करना क्या होगा कि बाउंडेड का मतलब है कि जो आपका रीजन है सराउंडेड होना चाहिए, वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं वो ना हो। तो इसमें क्या है ना कि सिंपली ऐसा देख लो, यदि कुछ देर के लिए ऐसा मान लो ऐसा कुछ है ये, तो ये जो रीजन है ना, आ, ये रीजन, ये क्या वेल डिफाइंड इसकी बाउंड्रीज हैं, चार अलग अलग चार कॉर्नर पॉइंट है, तो ये हो गया तुम्हारा बाउंडेड सॉल्यूशन। यही अब ऐसा होता है कुछ देर के लिए, ऐसा मानो, ये समझ में है ना बाउंडेड कैसे है। दूसरा मान लो अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड में क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड में केस 2 की बात करें, अनबाउंडेड में हुआ क्या, सिंपली ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, और हुआ क्या, x ये y सेम, फिर उसी ग्राफ को रिपीट करते हैं। कुछ देर के लिए मान लो ऐसा हुआ कि कॉमन रीजन ऐसा कुछ आ गया, मतलब इनइक्वालिटीज वगैरह ऐसे सेट हुई कि ऐसा कुछ आ गया, ये वाला रीजन आ गया, लो ऐसा कुछ रीजन आ गया इसके बाहर। तो इसमें ध्यान से देखो तो ये दो पार्ट तो इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है और कोई बाउंड्री नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, और पूरा रीजन क्या है, ओपन है, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है।
मतलब फीजिबल रीजन है। तो क्या हो गया, जो सॉल्यूशन हो गया आपका अनबाउंडेड। आपको पता नहीं ना कि कहाँ पे सॉल्यूशन है, किस पॉइंट पे सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट नहीं, मतलब अनबाउंडेड है, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा ये भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मिलेगा। तो ये आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया ऐसा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या है। और एक और होता है यूनिक, यूनिक का देख लिए। और मल्टीपल क्या है, एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे आ गया, ठीक है चलो कोई नहीं। तो इसको यहीं पे वो करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया। अगला वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उस पे सीधा सीधा नहीं दे रखा, वहां पे हमें इक्वेशन जनरेट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़े हो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़िए तो। नहीं दिख रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है, नहीं दिख रहा क्वेश्चन, नहीं दिख रहा। यहाँ से तो स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं, देखो नहीं दिख रहा हो तो बताओ क्या नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ते भी है, डेटा फ्रॉम 2 प्रोडक्शन फेजेस ऑफ ओपन पिट और आयरन और माइन आर गिवन। आइटम का डिस्क्रिप्शन है आपके पास, और दो फेज है, फेज 1 है और फेज 2 है। उसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है अलग अलग फेजेस की, फेज 1 की 1600 है, फेज 2 की 2000 है। उस अलग अलग फेसेस में, मतलब एक आपके पास माइन है, उस माइन में दो अलग अलग, हाँ ठीक है, हाँ हाँ लिखेंगे लिखेंगे भाई, पहले पढ़ तो लें, लिखेंगे लिखेंगे, पढ़ लें उसके बाद लिखते हैं ना। पहले लिख देंगे तो कहाँ समझ में आएगा, वह पहले से समझाते हुए चलते हैं फिर लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ओपन पिट आयरन और माइन है, जिसमें दो प्रोडक्शन फेसेस हैं, दो प्रोडक्शन फेसेस हैं, एक ओपन पिट आयरन और माइन के। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दे रखी हैं। तो जो पहला फेज 1 है और फेज 2 है, फेज 1 में जो आपकी एक दिन में बात करें, पर डे मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कितना कर सकते हो, 1600 टन कर सकते हो। और जो दूसरा फेज है उससे आप एक टन में, अरे एक दिन में आप मैक्सिमम 2000 टन आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आगे जो आयरन का परसेंटेज है, ग्रेड है, मतलब वहां पे फेज 1 में जो आयरन का परसेंटेज है 63 है, और दूसरे वाले फेज 2 में क्या है, और लो क्वालिटी है, 58% है। अब जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा ना, मशीनरी का कॉस्ट हो गया, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग और जो भी है। तो उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फेज 1 का वो 1500 रुपीज है पर टन, यानी एक टन आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 1500 रुपए लगेंगे आपके। और जो फेज 2 है, उस फेज 2 में 1200 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है पर टन ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्शन के लिए। ये डेटा ये सब इंप्लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि और जो है वो अलग अलग फेसेस से जो और थे उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड मतलब क्या है, मिक्स किया, आपस में इंटरमिक्सिंग हुई। वो किस लिए, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब ग्रेड को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। ये लो क्वालिटी का था, ये हाई क्वालिटी का था, तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करें, ब्लेंड कर देंगे तो प्रॉफिट ऑप्टिमाइज होगा, तो और ग्रेड की भी क्वालिटी सही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ब्लेंड किया, यानी मिक्स किया अलग अलग फेसेस से जो और आ रहे थे, जिसमें जो आपने ब्लेंड किया ना, तो इस चीज का ध्यान रखा कि मिक्सिंग के दौरान जो ग्रेड है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे अमाउंट लेके चलनी है कि जब आप उनको ब्लेंड करें, मतलब मिक्स करें आपस में, तो 60% से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम उसकी ग्रेड 60% से नीचे नहीं आनी चाहिए, 60% या उससे ऊपर ही रहना चाहिए। इसका आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द डिमांड, मतलब जो मार्केट में या इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन है लिमिटेड टू मैक्सिमम 2500 टन पर डे। जो प्रोडक्शन हो रहा है, कंबाइंड प्रोडक्शन हो रहा है, कंबाइंड मतलब फेज 1 फेज 2 मिला के एक दिन में मैक्सिमम आप 2500 टन प्रोडक्शन कर सकते हो। इससे ज्यादा लिमिटेड, मतलब मैक्सिमम इतना 2500 टन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद चूंकि अब ये आपको क्या है, प्रॉफिट पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट आपको चाहिए, तो इसके लिए आगे क्या बोलता है, ये सेलिंग प्राइस जो ब्लेंडेड आयरन ओर है, जो आपने मिक्स किया, उसकी भी सेलिंग प्राइस है, मतलब जो आप मार्केट में बेच रहे हो जिस प्राइस पे, वो पर टन का जो प्राइस है 4500 यानी 4500 है। तो जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन करना चाहिए 2 फेसेस से, मतलब कितना प्रोडक्शन हम 2 अलग अलग फेसेस से करें कि जो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। और ऑप्शंस आपके दिए रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1000 एंड 1500, यानी फेज 1 से 1000, फेज 2 से 1500, दूसरा 1333.3 और 1167 फेज 1 फेज 2 से, तीसरा ऑप्शन है 1600 एंड 900, और डी ऑप्शन है 500 एंड 2000। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप यदि खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो करिए, अभी 5 मिनट लीजिए आराम से, सुकून से बनाइए, फिर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन
इससे बढ़िया कि आप भी अपना कुछ दिमाग लगाओ, पहले आप ट्राई करो। 3 क्वेश्चन अपन कर चुके, ये थोड़ा सा नया है, इसमें सीधा नहीं दिया है, इसमें आपको वो करना है, इसमें आपको सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना है, जो कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज है वो बनाना है, तो वो सब बनाइए। यदि नहीं बन रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, फिर करते हैं। लेकिन जिनको भी आ रहा है, जो भी थोड़ा बहुत, वो अपने से करो, अपने से ट्राई करो। ये गेट 2024 का क्वेश्चन जस्ट अभी हमारे टाइम पे ही आया था। करिए करिए करिए, ट्राई करिए, फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट, इसके पीछे कैसे इक्वेशन बनती है, ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसका कारण है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आपको इक्वेशन बना के दे दें, उसको सॉल्व करना तो ज्यादा आसान हो जाता है। जूम और कितना नहीं दिख रहा क्या? अभी भी नहीं दिख रहा क्या भाई? नहीं दिख रहा क्या? दिख तो रहा है, लिखा हुआ है। हम साइड हो जाते हैं, अभी तुम लोग आराम से पढ़ो और सॉल्व करो। 5 मिनट का समय, फिर अच्छे से डिस्कस करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। पहले वो करो, हाँ ठीक है ना, तो फिर पढ़ो और वो करो, ट्राई करो खुद से। ट्राई कर रहे हो कि नहीं? ट्राई करो खुद से थोड़ा, जब खुद से दिमाग को वो करोगे, दिमाग लगाओगे ना, तो कुछ समझ में आएगा। हाँ ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अपने से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हम तो करेंगे, डिस्कस करेंगे, पर जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे खुद से, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचोगे पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। खुद से करो, खुद से। ए 1500, अरे भाई बढ़िया बढ़िया, और ट्राई करो बढ़िया, और लोग ट्राई करो। 2 लोगों ने आंसर दिया, 1000 और 1500। और कोई बढ़िया भाई, और कोई ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे वही है ना, इक्वेशन इनइक्वालिटीज और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना ही चैलेंजिंग है। उसके बाद तो वही है ना, जो अपन बिल्ड टू डू मेथड एल्गोरिथम का पूरा तरीका उसी तरीके से करेंगे। तो वही है, इंपॉर्टेंट उतना ही है। ये आप इक्वेशन बना ले रहे हो, उसके बाद तो ग्राफ वगैरह बनाना तो डिफिकल्ट होता ही नहीं है इसमें। सिंपल सिंपल इक्वेशन बन जाती है थोड़ी कुछ मुश्किल। वो करो सबसे पहले तो, और लोग भी ट्राई करो। 2 मिनट और ले लो, उसके बाद अपन वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करो करो। क्या हुआ? हाँ ठीक है, और बी, ठीक है, एफर्ट डाल रहे हो, अच्छा है। और जल्दी जल्दी फास्ट। और कोई ट्राई कर रहा है क्या, या स्टार्ट करें? देख लो, 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो, और जल्दी से बताओ। और कोई ट्राई कर रहा है क्या? ट्राई कर रहा हो तो बताओ। हाँ कुछ देर और रुक लेते हैं, उसके बाद तो सॉल्व करेंगे मिलके। बढ़िया बढ़िया, काफी लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। और फास्ट फास्ट करो करो। और कोई बताओ, और कोई कर रहा है? स्टार्ट करें? जैसा तुम लोग रिस्पॉन्स करोगे वैसा करेंगे, या फिर और कोई दे रहा हो 2-3 मिनट, 1 मिनट और देना चाहता हो, किसी को लग रहा हो काफी क्लोज है सॉल्यूशन के, तो खुद से सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस आता है। हम तो सॉल्व कर ही देंगे। बढ़िया, स्टार्ट करें? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। अब उसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है उस तरीके से करते हैं। हाँ कर रहे भाई कर। तो इसको क्या किया जाए, कैसे इस स्टेटमेंट को कैसे अब मैथमेटिकल उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना, वो देखो। तो सबसे पहले क्या है ना, कि हमने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। तो क्या दे रखा है आपको, करना क्या है इसमें। जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आयरन ओर फेज 1 और फेज 2 से, उसको सेल करने पे जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो पूछ रखा है, इसने पूछा क्या है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन बताइए 2 फेसेस से, हमें नहीं पता है।
वही हमें निकालना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि फेज 1 का जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन है वो x1 अमाउंट है, मतलब x1 किस टर्म में पूछा है, टन में, हाँ टन में प्रोडक्शन कर रहा है, और जो फेज 2 का जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन है वो x2 है। तो लेके चलते हैं, ये x1 x2 नहीं xy मान लेते हैं, कोई जैसा चाहो आप वैसा मान लो। तो x जो है आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन है फ्रॉम फेज 1, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन फ्रॉम फेज 1, और जो y है वो y क्या है आपका, ऑप्टिमल प्रोडक्शन वो क्या है, फेज 2। इतना क्लियर, x क्या है y क्या है क्लियर, x1 क्या है ऑप्टिमल प्रोडक्शन है फ्रॉम फेज 1 से, और जो आपका y क्या है ऑप्टिमल प्रोडक्शन है फ्रॉम फेज 2 से, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कितना है, वही निकालना है। तो दो हमने डिसेम वेरिएबल्स ले लिए, x जो कि फेज 1 का प्रोडक्शन है, y जो है फेज 2 का प्रोडक्शन है, वो भी टन में है क्योंकि टन में ही दिया है, टन पर डे, हाँ वही, मतलब यूनिट से दिक्कत नहीं है, यूनिट ऑलरेडी उसमें दे रखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, क्या लिखा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो फेज 1 की कितनी है, 1600, मतलब फेज 1 में आप पर डे में मैक्स 1600 टन ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और एक्स हमने क्या मान रखा है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मान रखा है, यानी हमारा ये हो गया कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंस्ट्रेंट जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उस हिसाब से करिए, क्योंकि सबसे लास्ट में प्रॉफिट का वो फंक्शन आएगा तो वहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिखते हैं, कंस्ट्रेंट क्या क्या है। तो आपके कंस्ट्रेंट हैं, जो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है आपके, पहला क्या है कि जो फेज 1 है उससे जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1600 है, और फेज 1 की जो प्रोडक्शन हमने मान रखी है x मान रखी है, यानी x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हो सकती है, 1600। तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1600। ये समझ में आया कैसे हमने लिखा पहला स्टेटमेंट, आया ना, बोलो। सिमिलरली जो फेज 2 का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000 है 2000 टन पर डे है, और फेज 2 से जो हमने प्रोडक्शन मान रखा है वो y मान रखा है, तो y की जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 2000। ये दोनों इक्वलिटी समझ में आई क्या, दोनों कंडीशन, आया ना, बोलो। नहीं आया, अरे नहीं समझ में आया, अच्छा ये भी नहीं समझ में आया एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तो लिख रखा है ना, एक्स क्या है, एक्स हमने मान लिया कि फेज 1 का उसने बोल रखा है कि कितना आप फेज 1 और फेज 2 से प्रोडक्शन करेंगे, इन कंडीशंस को ध्यान रखते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, मतलब आप फायदे में रहे, प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा पाए। तो हमने मान लिया कि वो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि फेज 1 से जो प्रोडक्शन होना चाहिए था ऑप्टिमल वो एक्स है, और जो फेज 2 से है वो वाई है। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट क्या है, जो पहला लिखा है मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी आयरन और माइन की, वो मैक्स है कितना, 1600, मतलब फेज 1 से आप 1600 टन मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं एक दिन में। तो मैक्सिमम मतलब एक्स जो है मैक्सिमम 1600 हो सकता है, 1600 कम रहेगा, तो ये एक्स शुड बी स्मॉलर और इक्वल देन 1600। सिमिलरली फेज 2 की बात करें तो फेज 2 से प्रोडक्शन वाई है, और वाई की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, 2000, तो वाई शुड बी स्मॉलर इक्वल देन 2000। ये तो अभी समझ में आया कि नहीं, ठीक है चलो। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि जो आयरन का ग्रेड है फेज 1 में वो 63% है, और फेज 2 में 58। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो दो अलग अलग फेजेस थे, फेज 1 से जो आपने एक्सट्रैक्ट किया आयरन जिसका ग्रेड 63% था, और फेज 2 से जिसका ग्रेड 58% था, उन दोनों को आपने क्या इंटरमिक्स किया, मतलब मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद ये क्या बोलता है कि उसका जो वो है क्या है, जो कंबाइंड ग्रेड है वो मिनिमम नॉट मोर देन 60, सॉरी नॉट लेस देन 60, मतलब आप 60 से कम नहीं करना है। तो कंबाइन का मतलब आपने 63% किसका लिया, अब यहाँ पे ग्रेड की कांस्टेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, तो 63% ऑफ किसका, x1 x अमाउंट का, यानी प्रोडक्शन जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन हुआ फेज 1 से कितना हुआ, x हुआ, इसमें ग्रेड कितना है 63%, मतलब 63% ही आपके पास क्या है उसमें आयरन है, तो 0.63 टाइम्स x प्लस जो फेज 2 है, फेज 2 का ग्रेड कितना है 58 है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58% है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.58 टाइम्स जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन कितना फेज 2 से y। ये दोनों को हमने कंबाइन किया इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो ये बोल रहा है कि ये नॉट लेस देन, मतलब इससे कम तो नहीं होना चाहिए 60%, 60 या 60 से ज्यादा चलेगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट। जब दोनों को तुमने x यहां से लिया y यहां से लिया, टोटल अमाउंट कितनी हो गया आयरन ओर की, x प्लस y, और उसकी जो ग्रेड वैल्यू कितनी थी 60%, तो 60% का मतलब कितना होता है 0.6 टाइम्स x प्लस y। ये हो गई तुम्हारी तीसरी कंस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाँ ना बोलो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आया नहीं पहले ही बताओ, हाँ बोलो, हाँ, और मतलब समझ में आया कि नहीं ये बताओ, हाँ ना कुछ भी रिस्पॉन्स दो। ये समझ में आ गया आपको ये वाला, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाने से थोड़ी होगा, ये भी तो आप ही को फाइनली बनाना होगा एग्जाम हॉल में, यहाँ तो डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड वाला एक बार और, नॉट लेस देन मीन्स, अच्छा ठीक है। देखो क्या रहा है कि जो फेज 1 से जितना आयरन निकला और फेज 2 से जितना निकला, उन दोनों को आपस में इंटरमिक्स करना है, और जो फाइनल ग्रेड बनेगा मतलब मिक्स करने के बाद, वो बोल रहा है कि Fe ग्रेड आफ्टर मिक्सिंग नॉट लेस देन मतलब इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बोलो नॉट लेस देन 10, इसका मतलब है कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप 10 या 10 से ज्यादा जा सकते हो, लेकिन आप 10 से कम नहीं होगे, इसका सीधा सा मतलब ये है। नॉट लेस देन का मतलब है कि उसकी मिनिमम वैल्यू उतनी होनी चाहिए, उससे आप ऊपर जा सकते हो, तो यहाँ लिख रखा है नॉट लेस देन 60%, इसका मतलब 60% से नीचे आपका ग्रेड नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी चलेगा। तो वही है यहाँ पे कह रहा है, नॉट लेस देन का मतलब वो है। अब क्या है कि पहले फेज से आपने मान लो एक्स अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्शन किया, तो उसका ग्रेड कितना था, वो एक्स अमाउंट तो आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें आयरन एक्चुअली कितनी है 63% है, यहाँ दे रखा है परसेंटेज, तो 63% का मतलब कितना होता है 63% को कैसे लिखोगे डेसिमल में 0.63, और चूंकि x1 अमाउंट आपने प्रोड्यूस किया, यदि आपने ये कितना प्रोड्यूस किया होता, सपोज 100 kg प्रोड्यूस किया होता, उसमें इतना होता 63%, मतलब 63 kg, क्योंकि आपने x अमाउंट प्रोड्यूस किया, उसका 63% कितना होगा 0.63x हो जाएगा। सिमिलरली फेज 2 से 58% कितना होगा 0.58 टाइम्स y हो जाएगा। जब दोनों को मिक्स कर दिया तुमने, तो जो x अमाउंट फेज 1 से y अमाउंट फेज 2 से, x प्लस y टोटल अमाउंट है, इसका कंबाइंड जो ग्रेड है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, तो इस दोनों का कंबाइंड कितना हो जाएगा 60%, 0.6 टाइम्स x प्लस y हो जाएगा। अभी कोई डाउट, अभी कोई डाउट भाई, एक बार और कंफर्म करो फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर वो समझ में नहीं आएगा तो आगे पूरा समझ में नहीं आ जाएगा, क्लियर एकदम मामला ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो एक बार कंफर्म कर दो हाँ या ना, ये लाइन क्लियर अभी हुई कि नहीं, किसी को क्लियर ना हो तो बता दो, नहीं फिर आगे क्या, आगे का वही ग्राफ बनाएंगे सॉल्व करेंगे, एक और अभी वो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्या नहीं समझ में आया भाई, नो डाउट, अच्छा नो सर, क्या नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम हो रहा भाई, कहाँ पे फंस रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सा दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया, पूरा तो बता रहे हैं क्या है, पूरा क्लियर कट लिख भी रखा है, फिर भी कुछ एक्स वाई क्यों मल्टीप्लाई किए, अच्छा क्यों मल्टीप्लाई किए ये बताओ। वहां जो 63% ग्रेड दिया है, 63% का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास 100 kg तुमने आयरन निकाला, तो 100 kg का 63% कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना 63/100 से। जब ये तुम 7th 8th की मैथ है इसमें परसेंटेज वाली, ये जब कभी सॉल्व करते थे 63% ऑफ 100 ये लिखते थे, तो इसके लिए क्या करते थे 63% को कैसे लिखते हो 63/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये तुम्हारा 100 का 63% कितना होता था 63 होता था। सिमिलरली उसी तरीके से देखो ना, यहाँ पे 100 की बजाय कितना दिया ऑप्टिमल प्रोडक्शन फेज से हमने कितना मान रहा एक्स मान रखा है, तो ऐसे यहाँ भी लिखो, तो एक्स यानी कितना 63% ऑफ, यहाँ पे ये हटा के इसको आप उसी तरीके से ऐसे लिखो 63% ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे 100 की बजाय कितना अमाउंट एक्स अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको वही सिंप्लीफाई करो 63/100 इंटू एक्स लिखोगे ऐसा, और 63/100 को क्या लिख सकते हो 0.63 लिख सकते हो, तो 0.63 एक्स। सिमिलरली ऐसे वाई को लिखा है, अभी समझ में आया, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है, क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया भाई, 7th 8th की मैथमेटिक्स है कि अभी भी डाउट है,
एक बार कंफर्म करो, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए किया था उसको मल्टीप्लाई करने का, वो है रीजन, और कुछ नहीं। समझ में आया? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो सिंप्लीफाई करो इसको, ये सब इसको लेफ्ट साइड लेके आओ। उसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये क्या लिखोगे, 0.63x प्लस 0.58 y माइनस, इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 0.6x माइनस 0.6 y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। 0.63 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.03। 0.03x 0.58 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, माइनस 0.02। y शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ये एक कंस्टेंट बन गया। ये समझ में आया कि नहीं, फाइनल कैसे लिखा हमने? इसको इसी को सॉल्व किया है, ये समझ में आया? तो क्या करते हैं, इसको सीधा ही ये स्टेप को यहां से हटा के इसको सीधा लिख देते हैं। ये समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया है, बस हमने इसी स्टेप को ऐसे सॉल्व किया है। तो इसको यहाँ पे हटा के सीधा लिख देते हैं ऐसे, 3x माइनस इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 3x माइनस 2y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है, समझ में आया ये इसी का आगे वाला वो है, पार्ट है। ये समझ में आया कि नहीं, 3x माइनस 2y ग्रेटर इक्वल 0 वो वही है क्या, जो ऊपर है उसी वाले को सॉल्व किया है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये एक हो गया। अब आगे क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा है कि जो कंबाइंड प्रोडक्शन है, कंबाइंड मतलब फेज 1 से सपोज एक्स अमाउंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, फेज 2 से वाई अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कंबाइंड कंबाइंड मतलब एक्स फेज 1 से वाई फेज 2 से, यानी एक्स प्लस वाई जो है वो बोल रखा है कि लिमिटेड टू मैक्सिमम 2500। यानी इसकी लिमिटेशन क्या है कि मैक्स आप दोनों से जो कंबाइंड प्रोडक्शन है वो 2500 से ज्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब अगला कंस्टेंट क्या बन जाएगा, एक्स फेज 1 से फेज 2 से वाई, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स प्लस वाई शुड बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2500 टन पर डे, यानी एक्स प्लस वाई शुड बी स्मॉल इक्वल देन 2500। ये अगला कांस्टेंट बन गया। ये समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं? ये कंस्टेंट क्लियर हुआ, ये 4 कंस्टेंट हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ भाई? 0.6 एक्स प्लस वाई बता दीजिए। अच्छा बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये क्या है ना कि बोल रहा है कि जब दोनों फेस 1 फेस 2 से कंबाइंड जो प्रोडक्शन है वो 60% है मिनिमम, आप 60% से ज्यादा नहीं जा सकते, नॉट लेस देन 60, मतलब मिनिमम 60% है, इससे ज्यादा ही आपको क्या वो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का जो ग्रेड है आयरन का मिक्स करने पे ऐसे अमाउंट आपको मिक्स करनी है कि 60% से ग्रेड नीचे ना जाए। तो उसके लिए क्या है कि जब आपने पहले फेज से एक्स लिया, दूसरे फेज से वाई लिया, टोटल अमाउंट आपकी कितनी हो गई आयरन की, एक्स प्लस वाई। इसकी जो ग्रेड है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60%। तो 60% मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा 0.6 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अरे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया है भाई, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब आप इतना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब ये है कि मतलब देखो क्या है, अभी ऐसा तुम बोलना चाहो यहां से भी 1600 प्रोड्यूस कर लो, यहां से भी 2000 प्रोड्यूस कर लो, तो मिक्स होकर कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 3600। लेकिन 3600 नहीं करना है ना, 1600 आप मैक्स कर सकते हो, यानी टोटल सम जो है वो 2500 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, मैक्सिमम मतलब यहाँ 1600 लेके जाओ, यहाँ पे 900 ही करो। अब कोई बोलने को यदि ये नहीं दिया होता 1600 तो बोल देते कि यहाँ 2000 करो, यहाँ 500 करो। तो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शन भी है, टोटल कंबाइंड रेस्ट्रिक्शन भी है कि आपका मैक्स जो सम होना चाहिए वो भी 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल कैपेसिटी भी दे रखी है कि फेज 1 से आप मैक्सिमम 1600 ही एक्सेप्ट कर सकते हो पर डे में, और फेज 2 से 2000। इसलिए ये भी एक कंस्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक्स से इसके चक्कर में यहाँ 2000 निकालिए और वाई से केवल 500 टन एक्सेप्ट किए, नहीं। वो इसीलिए उसने पहले लिख दिया कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, उनकी भी लिमिटेशन वो है। हाँ हाँ, इतना ही आ रहा है, तो इसको वो करो ना, सिंप्लीफाई करो। हमने क्या लिखा है, 3x माइनस 2y लिखा है, तो ये वही लिखा है ना।
इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर और सिंप्लीफाई करके लिखो, सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करो। वो इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों लिख रहे हो? इसी को जब सिंप्लीफाई करोगे, तुमने लिखा है 0.03x माइनस 0.02y, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 2y बन जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि जो सेलिंग प्राइस है ब्लेंडेड आयरन ओर का, जो आपने आयरन ओर ब्लेंड किया था, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है? 4500 रुपए पर टन। तो आपने कितना अमाउंट वो किया है, मिक्स किया है, x प्लस वाई अमाउंट मिक्स किया है। एक टन की वैल्यू है कितनी? 4500 रुपए। तो x प्लस वाई टन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500 टाइम्स, यानी 4500 टाइम्स x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमको निकाला प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? हम लोगों ने 8th क्लास में वो पढ़ा है ना, क्या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज सिंपली, प्रॉफिट क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस। मतलब जब आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा तो उस समय उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा, और जो उसमें कॉस्ट लगी उसके प्रोडक्शन वगैरह में, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? उसने दे रखा है 4500 पर टन का है। तो यदि आपने एक्स प्लस वाई टन बेचा, मैंने ब्लेंडेड आयरन बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4500 एक टन का है, तो एक्स प्लस वाई टन के लिए इतना हो जाएगा, माइनस जो इसमें दे रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट भी दे रखा है। फेज 1 का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1500 रुपए पर टन है, और फेज 1 से कितना निकाल रहे हैं? एक्स टन निकाल रहे हैं। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी फेज 1 के लिए, वो कितना हो जाएगा? 1500 एक्स। और दूसरे वाले से दिया है कि आपका जो कॉस्ट है वो 1200 है, तो बाई टन आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो 1200 वाई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4500 माइनस 1500 हो जाएगा 3000 एक्स प्लस 4500 माइनस 1200, ये हो जाएगा 3300 वाई। ये आपका प्रॉफिट है, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 3x माइनस 2y कैसे आया? अरे इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या? इसको सॉल्व करो ना, अपने से सॉल्व करोगे तो समझ में आया। हम तो करेंगे, इसको सॉल्व करो। अभी किया भी था, सॉल्व भी किया था, खुद से सॉल्व करो कॉपी पेन पे। यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो? अभी तो एक बार किया था, फिर मिटा दिया कि ये फाइनल तुम्हारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। नहीं आ रहा? वो बताओ प्रॉफिट आया कि नहीं, ये समझ में आया? प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकाला, यही ऑप्टिमाइज करना है, इसी को यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ये कैसे निकाला हमने प्रॉफिट, जो हमें निकालना है? सेलिंग प्राइस जो टोटल था माइनस जो कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, उसको घटा के ये निकाला प्रॉफिट। वो बताओ पहले, प्रॉफिट समझ में आया कि नहीं? वो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना, उसी को ऑप्टिमाइज करना है। वही नहीं समझ में आएगा तो फिर इतना सब क्या मतलब है? बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। कंफर्म करिए एक बार, वो इंपॉर्टेंट है, फिर अदरवाइज क्लियर नहीं होगा ना मामला। आप एक बार कंफर्मेशन दे देंगे तो आगे बढ़ेंगे कि ये समझ में आया कि नहीं। तो हम तो सीधे ग्राफ बना देंगे और कौन पॉइंट निकाल के मैक्स बता देंगे, वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आया क्या मतलब? क्लियर? अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो ये इसको सीधा यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इसको हटाते हैं, सीधा यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड, क्योंकि आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम करना है। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3000 एक्स, 3000 एक्स प्लस जो आपका वाई कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट कितना है? 3300 वाई। ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसको अब यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्या सब तो मिल गया? ये 1 2 3 4 और एक दो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, मतलब एक्स और वाई दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज करना विद द गिवन कंडीशन। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बार कंफर्म करो तो, आगे बढ़ने से पहले, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने से, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से पहले, ये सब क्लियर है कि नहीं? इतना पहले ये बता दो, उसके बाद देखते हैं। ये कंफर्म कर दो पहले, ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्या?
हाँ ना तो बोलो भाई, रिस्पॉन्स तो करो। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पहले क्या करते हैं ना, ये जो दो लाइन है x प्लस वाई स्मॉलर देन 2500 और ये लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर ग्राफ बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, आसानी होगी। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करो। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2500 और दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो उसको भी सिंप्लीफाई 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको क्या किया करो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, 2y माइनस 2y कैंसिल आउट, ठीक है, तो 0 हो गया, ये हो गया 5000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। ये समझ में आया कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला हमने, इन दोनों को सॉल्व किया और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। तो यहाँ पे लिख लो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ रहा है लाइन का 1000 एंड 1500। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये रफ वर्क है, नॉर्मली बस सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ग्राफ बेसिकली अब ड्रा करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लाइन हो गई और कुछ तो चाहिए नहीं, बस ग्राफ ड्रा करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आप लोग भी ड्रॉ करो। स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका ठीक है, पहले इस लाइन को ड्रॉ करें, सिंपलेस्ट है। x को 0 रखो, y 2500, y को 0 रखो, x 2500, सिंपल लाइन है, 2500 2500 क्रॉस होता हो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई शुड बी स्मॉलर इक्वल देन 2500। ठीक है, ये लाइन हो गई। और दूसरी लाइन क्या थी, दूसरी लाइन थी 3x माइनस 2y। तो इसमें क्या है 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वहां से जाएगा सीधा, ओरिजिन से पास होगी लाइन, और इसका स्लोप भी क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और कहाँ पे मीट कर रहे हैं 1000 पे और यहाँ पे कहीं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है 1000 एंड 1500। इसके अलावा 0 0 हो गया, 2500 0 0 2500। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत है, अरे गेट के ही क्वेश्चन उठाओ ना, ये तो एक गेट का हुआ। इस तरीके का अच्छे क्वेश्चन और आए हैं, और भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के उठाओ, लगाओ उसको, इस तरह क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो इतना समझ में आया कि नहीं, पहले दो लाइन की हमने दो लाइन कैसे ड्रॉ करी, समझ में आया? एक बार हाँ ना बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन नहीं समझ में आई, कौन सा वाला? अच्छा, ये इसका कैसे ड्रॉ कर दिया, अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो कैसे ड्रॉ किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या लिख सकते हो आप 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है,
तो जिस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट यहाँ भी ले लो, पहले x को 0 रखो तो y भी 0 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 0, जहां से लाइन पास हो रही है, तो 0 0 से पास हो रही है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा कोई भी रैंडम पॉइंट लो, कुछ भी ले लो। तो जैसे अब हमको पता ही है ना कि इस लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे जब रखोगे आप, ये रखो, तो 1000 इंटू 3 टाइम्स 3000 माइनस 1500 इंटू 2, तो ये भी 3000 हो जाएगा, कैंसल आउट, मतलब ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर दो और इस लाइन को भी ड्रॉ कर दो। ये लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉन थी, तो इस तरीके से 2 पॉइंट मिले, ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी था जो कि दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1500 नहीं आया तो फिर क्या है भाई, बताओ क्या है, क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ। 1500 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं, बताओ। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 1500 कैसे लिए, 1500 कैसे लिए, अच्छा इस लाइन के लिए 3x माइनस 2y के लिए पूछ रहे हो कि, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहे हो, चलो शायद इसी के लिए पूछ रहे हो। देखो ना ध्यान से, पहला 0 0 सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अब क्या है ना कि ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट यानी हमने दोनों लाइन को सॉल्व किया और वो पॉइंट पता किया जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो 1500 इसमें डालो, 1000 डालोगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये कितना 3000 बना, माइनस 1500 इंटू 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट से आपने लाइन ज्वाइन कर ली, या फिर ये नहीं तो और कोई पॉइंट रैंडम पकड़ लो, पर ये क्या इसमें दिख रहा है ना, इसलिए हमने ये पॉइंट चूज किया। 0 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और कुछ, इसलिए 1500 लिए भाई, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा इसलिए। और कुछ, आगे बढ़े, बताओ एक बार कंफर्म करो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे भाई। कंफर्म करिए कि समझ में आया कि नहीं, कि बस हम अपने खुद को ही समझाया जा रहा है। कंफर्म करो एक बार, ठीक है। और बाकी लोगों को ठीक है, चलो अच्छा। तो ये 2 लाइन हो गई। अब अगली जो इनइक्वालिटी है, और क्या है, ये तो नॉन नेगेटिव, तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेटिस्फाइड है। x शुड बी स्मॉलर आर इक्वल देन 1600। 1600 कहां पे आएगा, यहां कहीं आएगा, नहीं नहीं, और पहले रख लेते हैं। यहां कहीं 1600 आएगा, बोल रहा है x जो है 1600 से कम होना चाहिए। 1600 कहां पे आएगा, तो x इक्वल टू 1600 y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, तो ऐसी कोई लाइन बन जाएगा। ये है आपका x इक्वल टू 1600, और दूसरा क्या दिया है कि जो y है वो मैक्स 2000 से जा सकता है, तो ऐसा कुछ होगा। ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो अब कॉमन रीजन पहचानने की बारी आती है, क्योंकि वहां से कॉमन पॉइंट मिलेंगे ना। तो पहला लाइन, ये इतना क्लियर है, 1500 वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया अभी भी, अरे भाई कहाँ नहीं समझ में आ रहा। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे 1500 आ जाएगा, वो तो क्लियर है ना। अब क्या है ना कि इस लाइन को ड्रॉ करना था, तो जब इसमें 0 डाला तो y भी 0 आ गया, तो एक पॉइंट तो मिल गया 0 0, क्योंकि ये तो है इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो बस ये 2 पॉइंट मिला, इससे ज्वाइन कर दिया, बात खत्म। क्या समझना है, क्या नहीं समझ में आ रहा, इजी चीज है ना, इतना लूट क्यों ले रहे हो। और फिर 2 और कंस्टेंट था, एक था x स्मॉलर इक्वल देन 1600। 1600 का मतलब यहाँ कहीं 1600 है, x जो है ये एक लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, एंड y इक्वल 2000 एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज चैलेंजिंग क्या है कि आपको कॉमन रीजन पहचानना है। तो y इक्वल टू 2000 से नीचे, मतलब यहाँ कहीं, इससे नीचे रीजन ही है, इतना तो क्लियर है। और दे रखा है x शुड बी स्मॉलर देन 1600, 1600 मतलब इससे पहले, मतलब यहाँ कहीं रीजन होगा, वो जो कॉमन रीजन होगा। इसके बाद अब क्या है कि x प्लस वाई शुड बी स्मॉलर देन 2500, 0 0 रखो, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो रीजन है इसके अंदर आना चाहिए। तो इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आए। ये क्या है कि इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। और अगली लाइन है 3x माइनस 2y है। अब यहाँ पे आप 0 0 रखोगे ना, 0 0 ऑलरेडी वहां से लाइन पास ही हो रही है, तो समझ में नहीं आ पाएगा लेफ्ट जाए या राइट जाए। तो कोई एक रैंडम वैल्यू ले लो, जैसे 500 0 ले लो, वो ये पता करने के लिए इधर का रीजन है इधर का, तो 500 0 ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 500 इंटू 3 टाइम्स कितना होता है, 1500 हो जाएगा, और 1500 माइनस 0
तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ वाला रीजन। अब ये बताओ इन सभी को देखते हो इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? ध्यान से देखो तो कॉमन रीजन आपका कौन सा आ रहा है, बताइए कौन सा आ रहा है? ध्यान से देखिए, अभी हम वो करते हैं उसमें अलग कलर से उसको दिखाते हैं कैसे कॉमन रीजन क्या आ रहा है। इससे सही नहीं है। ये ठीक है, कॉमन रीजन ये आ जाएगा, देखो ध्यान से वो कर रहा है, उसकी बाउंड्रीज को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ये बताओ पहले, इसमें कोई डाउट कॉमन रीजन में? हाँ ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे, ये ट्रेपेजियम नहीं है भाई, बस फोर साइडेड कर्व है, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो तुम, बस ट्रेपेजियम नहीं। तो हाँ ठीक है, एक बार कंफर्म करो ये समझ में आया कि नहीं भाई? कॉमन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से चल के वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अभी आंसर आ जाएगा, अब तो बड़ी बात नहीं है। एक बार कंफर्म करो भाई, तभी बढ़ पाएंगे। ऊपर वाला होना चाहिए, कौन सा ऊपर वाला भाई? कौन सा ऊपर वाला? कौन सा ऊपर वाला ये बोल रहे हो? ये कैसे होगा कॉमन रीजन? नहीं भाई ऊपर वाला क्यों होगा, बताओ ऊपर वाला क्यों होगा? ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला का मतलब क्या हुआ? अब ये इसी लाइन को देख लो ना, ये स्मॉलर देन 2500 है, तो ये तो इसके ऊपर तो है ही नहीं, यही रीजन नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसके नीचे सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। एक बार फिर से देखो, एक बार देखो, गलती कर रहे हो तुम। ठीक है ये समझ में आया, आप कॉर्नर पॉइंट नोट करते हैं, एक तो जीरो है, एक ये 1500 कॉमा जीरो हो गया, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को भी निकालना जरूरी है, ये भी पॉइंट निकालते हैं, एक तो ये पता है, तो ये कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 2500, और ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 1600, तो यहां पर डालोगे 1600 तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 900, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, कलर दूसरा वही रखते हैं, तो ये हो गया कितना? 1600, अरे x 1600 कहाँ? हाँ ये 1600 है, ये पॉइंट 1600 है, ये क्या है? 1600 कॉमा 0 है, तो 1600 कॉमा 900 ये पॉइंट आ गया, तो चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गया, 0 0 1600 कॉमा 0 1600 कॉमा 900 और 1000 कॉमा 1500, ये चार कॉर्नर पॉइंट सराउंडेड आपका फिजिबल रीजन है, इन्हीं में से कोई एक है जहां पे आपका जेड हो मैक्सिमम होगा। ये समझ में आया? इतना क्लियर? एक्स एक्सिस में टच करना, अच्छा तो कहाँ टच करेगा भाई? एक्सिस में टच नहीं करेगा, तो वो बोल रखा है ना कि एक्स और वाई दोनों ये नॉन निगेटिव है, मतलब इससे इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका कॉमन रीजन आएगा, तो इसको जब वो करोगे सेट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बेस यही पे है ना, यहीं तक आएगा, क्या कहीं ऊपर रख दो? कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी दी है ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी। इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, वाई शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, वही तो वहां लिख रखा है, और इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो, इस रीजन को, इधर वाले रीजन को, राइट साइड वाले रीजन को, x वुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट उसमें वो इंक्लूड है। अच्छा ऊपर की ओर जाएगा, अच्छा एक बार और थोड़ा सा देखो तुम, फिर बताते हैं ऊपर की ओर जाएगा। हमने क्या बताया था, दो कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंसो तो कोई पॉइंट लेके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तुम बोल रहे हो ऊपर की तरफ जाएगा 3x माइनस 2y, कोई पॉइंट लो, कुछ देर के लिए मान लो 0 1000 ले लो, इसमें रखो, तो ये 0 माइनस 2 टाइम्स 1000,
तो क्या -2000 जीरो से बड़ा है? तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कैसे ऊपर की तरफ जाएगा? इधर ही रहेगा ना, नीचे साइड रहेगा। वो पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो कैसे ओरिजिन इसमें इंक्लूड होगा? नहीं होना चाहिए ना, नीचे की तरफ ही रहेगा। अभी भी डाउट है? अभी नहीं क्लियर हो रहा? नहीं समझ में आया कि ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ? जहां भी फंसो ऐसे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं इधर। फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को हमने पूरा ब्रेक डाउन कर लिया। फाइनल अभी भी आंसर नहीं आया है, जो उसने गेट में ऑप्शन दिया है वो वहां तक नहीं पहुंचे। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट निकल गए, वहां से आप कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे कहाँ पे मैक्स है। तो ये हो गया आपका कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया जेड की वैल्यू। जेड कहाँ था हमारा? 300x प्लस 3300y। तो जेड की वैल्यू थी 3000x प्लस 3300y। आप लोग भी कैलकुलेट करिए। पहला तो 0 है कॉर्नर पॉइंट, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 1600,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 1600,900, और एक और पॉइंट है 1000,1500। ठीक है, यहाँ पहले में सिंपली दिख रहा है 0 आ जाएगा। दूसरे में कितना है? 3000 है ना, 48 00 48 लाख। इस पे रखो, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, दो और वैल्यूज के लिए। हाँ हाँ लेंगे, पर कैलकुलेट तो करो। और बाकी लोग क्या कर रहे हो, कैलकुलेट करो। ये इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, वहां पे रख के देखो इसमें कितना आ रहा है। 77,70,000, और इस पे लास्ट वाले में कितना आ रहा है? 79,50,000। तो कौन सा पॉइंट आपका मैक्सिमम है? ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो कॉर्नर पॉइंट है 101500, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये गेट ने पूछ रखा था कितना ऑप्टिमम प्रोडक्शन आप करते हैं। तो पहले फेज से आप 1000 टन प्रोड्यूस करोगे और दूसरे फेज से 1500 टन करोगे, तो जिससे जो पूरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए या आपके जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देगा। समझ में आया? हाँ सही है, 79,50,000, करेक्ट करेक्ट। हाँ 1,1500 लेंगे, करेक्ट करेक्ट, हाँ इतना ही लेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो क्वेश्चन कर लो। क्योंकि क्या है ना कि इसमें सीधा नहीं दे रखा है सब कुछ, सब आपको इस फॉर्मुलेशन पे है। ये फॉर्मुलेट कर पा रहे हो आप, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना पा रहे हो ग्राफ में, ये ग्राफ में रीजन पहचान पा रहे हो, कॉर्नर पॉइंट निकाल पा रहे हो, उसके बाद यहाँ पहुंच पा रहे हो, तो फाइनली आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन और लगाओ, और तो यहाँ से यहाँ पे वो हो जाएगा। हमने दो जितनी भी 3-4 वैरायटी गेट में आती थी वो कवर कर ली। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो। अच्छा है, टाइम लेगा ना, इतना जल्दी फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा तुरंत तुरंत। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करिए। तो यहाँ पे आपका वो खत्म हो गया, क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड। अभी इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, सिंप्लेक्स मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं करना है, वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां फंस जाओगे। वो जब स्पेसिफिकली पूछा जाए कि टेबल वगैरह बना के सिंप्लेक्स इसको सॉल्व किए तो देखेंगे, वहां पे मतलब वो टेबल वगैरह सॉल्व कराता है। तो ये इस तरीके से। तो बताओ समझ में आया कि नहीं? नहीं सबसे टफ नहीं है भाई, सबसे टफ नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यदि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में एक बार आपने पूरा पढ़ लिया और आपको अपने कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको हाँ तब रियल फील आएगा कि हाँ क्वेश्चन आपसे बन रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अदरवाइज वही सब में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दो तीन, वही आप बार बार ग्राफ खींच रहे हो। यहाँ पे भी करना वही है, लेकिन उसके पहले की जो कहानी है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? अरे बढ़िया भाई। तो अब क्या करें, हाँ अब ये तो खत्म हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड खत्म होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन से और आप लगाइए यदि आपको डाउट। हमने जो मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ना लगवाने के बजाय यदि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगाओगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही हमने जो 3-4 वैरायटी गेट में पूछी थी
वो हमने पिक किया और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि अच्छे आसान क्वेश्चन भी आते हैं गेट में कि आपने देखा और तुरंत कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उसके लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है, इस तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। तो यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, एक क्वेश्चन और है, वो काफी इजी क्वेश्चन है। अब इतना डिफिकल्ट लगा लिए तो यू हो जाएगा, पर वो उसको देखने से पहले एक बार और हम पूछ लें। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है, इसमें सब लीनियर प्रोग्रामिंग का ज्योग्राफिकल मेथड है, सब उसने यूज कर लिया। आपको वर्ड प्रॉब्लम दे ली, आपसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी निकलवा लिया, जो कि इतना आसान नहीं था निकालना। थोड़ा सा वर्ड्स को इसमें फॉर्मुलेट करना मैथमेटिकली, वो भी करवा लिया इसने। इसके बाद ग्राफ की भी उसने अंडरस्टैंडिंग चेक कर ली कि इस वाले ग्राफ को बना पा रहे हो कि नहीं, रीजन ही नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर आप से वो नहीं बनेगा। इसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल के मैक्सिमम निकाल लेना। तो सब इसने चेक कर लिया, ऑल इन वन टाइप का। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं? चलो आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, या बस हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बस। इसके क्वालिटी क्वेश्चंस देखो, क्वालिटी क्वेश्चन की बात करें तो हाँ ठीक है, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, करते हैं, बढ़िया करते हैं। उससे पहले ये बोल रहा है भाई एक कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, तो एक तो पहले तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं तो गेट के पीआईक्यूज लगाओ। जब उससे आप वो आपने पूरे खत्म कर लिए ना, तभी ये सोचो कि और किसी दूसरे बुक पे जाएं, रादर देन कि आप पहले ही किसी दूसरे बुक में कूद रहे हैं, दूसरे सोर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चन आपको गेट में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले गेट क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद यूट्यूब वगैरह में जा सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। वहां पे जिन्होंने जैसे पढ़ा रखा है, किसी ने बीमा एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, ऐसा कुछ जो भी पढ़ा रखा है अलग अलग उसके टॉपिक्स, वहां पे उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, प्रॉफिट बता रहे हैं भाई, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद वो एक क्वेश्चन और बचा है रिमेनिंग, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देख के कर लेने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक बार और पूरा ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है सिंपली कि आपके पास दो माइन है, अरे सॉरी, एक माइन है, दो अलग अलग फेसेस है। फेस वन से आप आयरन और प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ, फेस टू से आयरन और प्रोड्यूस कर रहे हो। फेस वन में क्या है कि जो मैक्सिमम आप प्रोडक्शन कर सकते हो एक दिन में, वो दे रखा है कि 1600 टन से ज्यादा आप आयरन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते पहले फेज से। दूसरे फेज से 2000 टन कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि, और उसने बोल रखा है कि आपको ऑप्टिमम अमाउंट बतानी है उसकी, फेज वन और फेज टू से कितना आप आयरन प्रोड्यूस करें कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो किया क्या आपने, एक्स मान लिया फेज वन का प्रोडक्शन, वाई मान लिया फेज टू का प्रोडक्शन। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी 1600 और वाई की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 2000। इसके बाद क्या किया हमने कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इन दोनों को आपने मिक्स किया। तो जो पहले वाले फेज का प्रोडक्ट ग्रेड था 63% था, तो 63% ऑफ किसका, पहले वाले फेज का 63% यानी 0.63 टाइम्स एक्स प्लस 58% का मतलब 0.58 हो गया, और दूसरे से कितना निकाल रहा हो वाई। तो ये जो कंबाइंड जो आपने निकाला, इसका जो ग्रेड है मिनिमम कितना, 60% उस कंबाइंड का। तो कंबाइंड वैल्यू कितनी हो गई, एक्स आपने पहले फेज से निकाला, वाई दूसरी फेज से निकाला, तो टोटल आपने कितना आयरन एक्सट्रैक्ट किया, एक्स प्लस वाई का आपको क्या करना है, मिनिमम ग्रेड आपको ऐसा मेंटेन करना है कि वो 60% से नीचे ना जाए। तो ये कंबाइंड जो है वो मिनिमम उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60% ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x - 2y आ गया। और एक और इसने रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी तो है ही रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन आप टोटल जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, फेज वन से आयरन ओर का, फेज टू से, वो उसका सम भी 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो एक रेस्ट्रिक्शन हो गई। इसके बाद ये कैसे निकालना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी थोड़ा सा अच्छा इसने पूछ रखा। इसने बोला कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि आपने कोई मान लो आयरन और प्रोड्यूस किया, उसको बाजार में बेचा, उसका कुछ प्राइस मिला, तो क्या वही प्रॉफिट हो गया, नहीं ना, वो तो हुआ उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग उसको जो एक्सट्रैक्ट करने में जो भी कॉस्ट लगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, वो आपने इन्वेस्ट किया उस पर। तो वो सेलिंग प्राइस माइनस जो भी कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगा, उसका जो डिफरेंस है वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को बोला, ना कि जो सेलिंग प्राइस है, जो आपको बेचने पे मिल रहा है प्राइस। तो वो कैसे निकालेंगे, हमने कैसे निकाला उसको समझा देते हैं, कैसे निकाला जल्दी से। यहीं पे कैसे लिखा था उसको, कैसे लिखा था, ऐसे देखो कैसे लिखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, जेड ही मान लिया हमने उसको, या इसकी वो बोल दो प्रॉफिट बोल दो, पी बोल दो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी।
सेलिंग प्राइस क्या है, उसने बोल रखा है कि 4500 रुपए जो है पर टन का सेलिंग प्राइस है। जो आपने वो इंटर मिक्स कर दिया, तो कितना आपने मिक्स किया, एक्स फेज 1 से वाई फेज 2 से, तो एक्स प्लस वाई टोटल अमाउंट हो गई। और पर टन की वैल्यू कितनी, 4500, तो 4500 टाइम्स एक्स प्लस वाई टन के लिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई होगा। और सीपी प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है कि पहले वाले फेज 1 से जो प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है वो 1500 रुपए लग रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है तो माइनस होगा, तो 1500 टाइम्स एक्स प्लस, और जो दूसरे वाले फेज का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 1200, तो 1200 हो जाएगा। और उसका जो प्रोडक्शन कितना कर रहे हो भाई, इसको जब घटाओगे ना तो यहीं पे पहुंच जाओगे। ये होगा आपका प्रॉफिट, इसी को मैक्सिमाइज करना है। जेड की इक्वेशन यही है ना, ये प्रॉफिट ही जेड की इक्वेशन है। हाँ इसको कर रहे हैं, रुको, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई उसमें, अब हमें नहीं लगता तुमको क्वेश्चन को बार बार वो करना पड़ेगा। हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ, तो क्वेश्चन हमने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, वो वही लिखा जो हमने समझाया है पूरा इतना, तो इतना आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, आगे चलो, अगली इसको वो कर लें, इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का एक और पार्ट कर लें, सिंप्लेक्स भी, फिर देते हैं, फिर करो। बाकी अभी गेट क्वेश्चंस करो भाई, गेट क्वेश्चंस करो, और उससे बढ़िया होमवर्क क्या है? क्या गेट क्वेश्चन सभी लगा लिए, सभी प्रीवियस ईयर लगा लिया तुमने? वो लगाओ, इतना इतना इनफ क्वेश्चंस गेट के पड़े हुए हैं, फिर एक गुरई में आपके पास काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहां से लगाओ। ये इन्होंने भेजा है, जो माइनिंग ज्ञान ने बुक भेज रखी है, इतने सारे न्यूमरस क्वेश्चंस है, वहां से उठाओ, वहां भी क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसे लगाओ। न्यू टाइप नहीं पूछता भाई, ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही थोड़ा सा घुमा फिरा देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, तो ऐसा कुछ पूछता नहीं ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं पूछता है, तो इतना वो नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस वही है कि बेसिक्स पे स्टिक रहना है और फंडामेंटल तरीके से लगाइए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो, एक और क्वेश्चन है, वो छूट गया था, उसको भी कर लेते हैं, फिर इसका क्लास अभी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे 4, 4:30 कह रहा हूँ, तो अभी टाइम भी हो रहा है। एक क्वेश्चन वो तुम ही लोग करोगे, आसान सा क्वेश्चन है, ये देखो तो, दिख रहा है क्या? दिख रहा होना चाहिए हमारे हिसाब से, देखो तो, मैक्सिमम नहीं दिख रहा क्या? द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन, सब बना के दे दिया भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सब बना के दे दिया है उसने, बस सिंपल सा पूछ लिया है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, इस कॉर्नर पॉइंट को सीधा पुट करो और जो वैल्यू है वो बता दो, बताओ, 2 मार्क्स का सीधा एकदम, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर, द मैक्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 4x + 3y, प्रोवाइडेड आपके पास ये फिजिबल रीजन दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट दे रखा है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। अच्छा ठीक है, आंसर बता दोगे? अरे फिर भी कर लो, 5-10 मिनट का ही काम है, कर लो भाई। कितना ही, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, वैल्यू रखना है सब अलग अलग पॉइंट्स पे। एक बार बता दो, आंसर बता दो, उसके बाद एंड करते हैं, कितना ही लगेगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है, उसमें भी बोल रहे हो अगली क्लास में करें, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करो, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करते हैं। आंसर बता दो तुम लोग सभी जल्दी से, ये इजीएस्ट है, मतलब इसको सबसे पहले करना चाहिए था, पर हम लोगों ने तो मुश्किल क्वेश्चन कर लिया, अब तो ये हो ही जाएगा, जल्दी से फटाक से एकदम आंसर बता दो, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा लग रहा है। 74 ठीक है, और कोई, और किसी का? बढ़िया, अच्छा, बढ़िया बढ़िया भाई। हाँ तो देख रहे हो ना, ये गेट का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं गेट में, बोल तो क्वेश्चन नहीं बनते कभी। वो जो 24 में आया था, हाँ वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, वो उसमें ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। हाँ अरे बहुत बढ़िया, कितना फास्ट कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेटर से ही कर रहे हो ना? काफी फास्ट, बढ़िया भाई। तो कौन सा पॉइंट है जिसे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है? 74 किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है? पॉइंट ही लिखो, पॉइंट पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्स आ रहा है? पॉइंट बताओ, पॉइंट जिसे कहे वो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे जेड मैक्स है? आंसर नहीं लिखो, पॉइंट लिखो, कौन सा, किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्स आ रहा है? ए बी सी डी कौन सा है? वो ए बी सी डी में, अरे बढ़िया बढ़िया, बी बी बी, बहुत सही बहुत सही, ठीक है ठीक है ठीक है।
बहुत सही। चलो सभी से हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। वो ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ है नहीं इतना। ये ऐसे क्वेश्चन भी 2 मार्क्स से आते हैं। वो डिपेंड करता है ना, आप जैसे 24 का देखो तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और भी देखो जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखोगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, हो जा रहा है तुम लोगों से, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर 4:30 पे मिलते हैं। फिर अपन स्टार्ट क्या करेंगे पता है, सिंप्लेक्स स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्रामिंग के ही अंदर आता है। जैसे 2 वेरिएबल के लिए आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन से डील किया, 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो ग्राफ से आप नहीं कर पाओगे, वहां पे सिंप्लेक्स लगाना पड़ेगा। आता नहीं, गेट में नहीं आता है, आया है 1 साल आया हुआ है, 13 में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उसको करेंगे। मतलब उसकी बस टेबल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, टेबल क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टेबल को थोड़ा सा यदि 1-2 इटरेशन करना हो तो कैसे करते हैं, बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सॉल्व करें क्या, हो जाएगा ना। हाँ देख कर भी, अरे बिल्कुल भाई, देख के भी बता सकते हो, सही बात है। इतना कैलकुलेशन स्ट्रांग है, देख के भी बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कंप्लीट हो गया है ना। क्लासेस तो तुमको लाइव क्लासेस में तो मिल ही जाएगा। मटेरियल के अपलोड होने की बात करो, लाइव क्लासेस में जाओ ना, वहां तुमको क्लासेस मिल ही जाएंगी, और हो सकता है टीम अभी अपलोड कर भी दे। कर देगी कर देगी कर देगी कर देगी कर देगी भाई, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो जाएगा। जैसे जैसे अब लीनियर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये ग्राफिकल मेथड। अब सिंप्लेक्स पे जाएंगे, सिंप्लेक्स को थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम पे चलेंगे, धीरे धीरे करते सब खत्म करेंगे। फिर आप क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहना, डाउट आएगा तो पूछते रहना। चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलते हैं, क्लास एंड करते हैं। चलो फिर 4:30 में मिलते हैं आराम से एकदम, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स पढ़ेंगे, और सिंप्लेक्स में मजा आएगा। थोड़ा सा अच्छा है वो, मतलब अच्छा, मतलब थोड़ा सा उसमें और नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी, वो बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.